आपने जेआरएफ क्लियर किया हुआ है? जी, मैं जेआरएफ क्लियर हूँ। तो अभी आपके कितने मार्क्स आए? जेआरएफ क्लियर हुआ था मेरा 2023 के अंदर, ठीक है। और उसका टू बी मार्क्स आई एम नॉट स्पेसिफिक अबाउट दिस, बट उसके अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 34 थी, माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या और बात वो फंड नियरली 50,000 के अराउंड पर मंथ के है। अभी आसपास आपको में मिल रहा बनता है? है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो मतलब तो ये है कि आपकी पीएचडी आराम से हो जाएगी, हो आपको जाएगी, फिक्र नहीं करनी फिक्र करनी पड़ेगी। पड़ेगी। जैसा कि आप अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है फैज़ान साकिबी और आप देख रहे हैं फैज़ान साकिबी पॉडकास्ट। आज की जो हमारी जो शख्सियत है वो मेरे बड़े ही ख़ास और अज़ीज़ दोस्त है, जिनका नाम मोहम्मद बिलाल अहमद है। चलो आइए अब इनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बढ़िया, आप सुनाओ हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह आपने अपनी मसरूफ़ियात ज़िंदगी में हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल भाई। अरे ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने कुछ एग्ज़ाम वगैरह क्रैक किए हैं, तो हमारे व्यूअर्स उस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, तो अपने उस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, मैं बताइए। जैसे ही मतलब मेरा 12th जैसे ही क्लियर हुआ था, उसके लिए मैं ग्रेजुएशन के लिए गया था। ग्रेजुएशन जनरली मैं साइंस फील्ड का मतलब पर्सन हूँ, तो मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी से मेरी ग्रेजुएशन कहाँ है। से किया आपने? ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन अच्छा, करी ठीक थी, है। और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से है, अच्छा, माशाल्लाह, एमएससी जिसको माशाल्लाह। कहते हैं। लेकिन एमएससी के अंदर मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, हुँ, रसायन विज्ञान हिंदी के अंदर, माशा टू बी स्पेसिफिक। हुँ, रसायन विज्ञान मतलब से मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद एक एग्ज़ाम होता है CSIR नेट JRF। हुँ, जो बच्चा बिल्कुल, बिल्कुल। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, तो उसे एक एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, उसका नाम होता है CSIR नेट JRF या UGC नेट JRF। हुँ, ये एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए होता है जो नेशनल लेवल पे अगर किसी कॉलेज में जाके एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं, तो ये बच्चे उन एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं, या फिर जो पीएचडी करना चाहते हैं, सिर्फ पीएचडी करना इसमें कोई चाहते हैं। एज का भी कोई क्राइटेरिया है या बिल्कुल फिर एज का क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया है? इसके अंदर एज का क्राइटेरिया ये है, मतलब एक बार आपको एकदम शुरू से समझाता हूँ। बताइए, बताइए। इस एग्ज़ाम की 2 कैटेगरी होती हुँ, है। एक होती है CSIR नेट JRF, एक होता है UGC नेट JRF। बिल्कुल। जनरली UGC नेट JRF उन बच्चों के लिए होता है जो नॉन साइंस की फील्ड्स होते हैं, जैसे हुँ, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है। इन कोर्सेज़ के लिए होता है UGC नेट JRF। जो बच्चे स्पेसिफिकली साइंस फील्ड से होते हैं, केमिस्ट्री से है, फिजिक्स से है, मैथमेटिक्स से है, अर्थ साइंस से है, लाइफ हुँ, साइंस से, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हो गया? इन साइंस फील्ड इन साइंस फील्ड में, इन ओके। साइंस फील्ड हुँ, है, उनके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो होता है CSIR नेट JRF। जेआरएफ होता है। JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर कोई एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम देने वाला बच्चा 3 कैटेगरी के अंदर होता हुँ, है। हुँ, हुँ, सपोज़ 200 मार्क्स का पेपर है बिल्कुल, हमारा, क्योंकि 200 नंबर का पेपर होता था। बरोबर। उसके अंदर ये होता था, 3 कैटेगरीज होती थी। अभी अभी के जो यूजीसी स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से होता था। सबसे हुँ, पहला होता है आपके पास पीएचडी ओनली, हुँ, सेकंड होता है ओनली नेट क्लियर, हुँ, और हुँ, थर्ड कैटेगरी होती है JRF क्लियर। माशाअल्लाह, मतलब 3 ठीक है। कैटेगरी में ये होगा कि जैसे जो सबसे लोअर स्टैंडर्ड है, मतलब जो क्लियरिफाई है, जैसे अभी जैसे 60 मार्क्स पे मान लो आप, 60 मार्क्स अगर किसी के आए हैं, कट ऑफ गई है, जो कट ऑफ के हिसाब से बताता हूँ मैं, अगर किसी के 60 मार्क्स आते समझ हैं, गया मैं। तो वो पीएचडी ओनली क्वालिफाई होता है। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर जाके पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है, पीएचडी कर सकता है किसी भी, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो। ये है फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी वाला। उसके बाद में आती है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है मतलब नेट क्लियर, हुँ, ओनली नेट क्लियर। तो आपने क्या फर्स्ट बार में कर लिया था क्या नेट क्लियर? ओनली नेट क्लियर मैं बताता हूँ आपको। ओके। ओनली नेट क्लियर कैटेगरी है, वो उन बच्चों के लिए है, अगर आपने नेट क्लियर कर लिया होता तो आप किसी भी नेशनल कॉलेज के अंदर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक मतलब है, आप किसी भी हाँ, समझ गया। कॉलेज में जाकर एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हो। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो कैटेगरी है वो है JRF। वो हुँ, होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर कोई बच्चा JRF क्लियर कर लेता है, ये थर्ड स्टेप है। मान लो हुँ, 60 पे अगर आपका पीएचडी हुआ है, 80-90 पे आपका नेट क्लियर हुआ है, तो JRF आपका जाएगा 130-125 के ऊपर। मतलब अच्छा। जो हाईएस्ट टॉपर्स के ऊपर होता है वो JRF के अंदर आपने कैटेगरी होता जेआरएफ है। क्लियर किया हुआ है? जी, मैं JRF क्लियर हूँ। तो अभी आपके कितने मार्क्स आए? JRF क्लियर हुआ था मेरा 2023 के अंदर, ठीक है। और उसका टू बी मार्क्स आई एम नॉट स्पेसिफिक अबाउट दिस, बट उसके अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 34 थी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा JRF क्लियर करने के बाद में आप तीनों कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। एज ए पीएचडी आप
कहीं भी कॉलेज से जाकर पीएचडी कर सकते हो। सेकंड के अंदर आपके पास है, आप नेट क्लियर हो, आप किसी भी कॉलेज में जाकर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हो। और थर्ड कैटेगरी आप जेआरएफ भी हो चुके हो, मतलब आपको जो सीएसआईआर है वो आपको फंड देगा 5 साल के लिए पीएचडी करने के लिए मंथली, माशाल्लाह। और वो फंड नियरली 50,000 के अराउंड पर मंथ के अभी आसपास आपको में मिल रहा बनता है? है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो मतलब तो ये है कि आपकी पीएचडी आराम से हो जाएगी, हो आपको जाएगी, फिक्र नहीं करनी फिक्र पड़ेगी। करनी पड़ेगी। जैसा कि आप बता रहे हो कि आपने सीएसआईआर क्लियर किया हुआ, नेट क्लियर किया, नेट जेआरएफ ये क्लियर एक ही किया हुआ, एग्जाम की कैटेगरी एक है। एग्जाम क्लियर किया हुआ है, गेट भी आपने क्लियर किया हुआ है। गेट के बारे में बताता गेट के हूँ। बारे में गेट होता बताइए। है एक्चुअल में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन ओके, इंजीनियरिंग। ओके। ये कंडक्ट करवाने वाली जो इसकी इंस्टीट्यूट होती है वो है आईआईटी। जो आईआईटीज होते हैं अपने, वो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इंजीनियरिंग का वो करवाते हैं कंडक्ट। ये एक्चुअल के अंदर पीएसयूज में जाने के लिए ज्यादातर बच्चे यूज में लेते हैं। मतलब ठीक जो है। होता है कि जो गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज है, जैसे ओएनजीसी है, एचपीसीएल है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये जो होता है ओएनजीसी मतलब गेट के बेस पे, गेट के स्कोर के बेस पे उनको भर्ती करती है, मतलब उनको नौकरी देती है गेट के लिए। और सेकंड, अगर आपको किसी आईआईटी से पीएचडी करनी है तो आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए, या तो गेट होना चाहिए या नेट होना चाहिए, बट आईआईटी वाले गेट स्कोर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, ओके, ओके। तो माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबसे पहले मैंने सीएसआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करा था, उसके बाद में मैंने गेट क्वालिफाई करा था, उसके बाद में आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी इंदौर और आईआईटी गांधीनगर, यहाँ सब के मैंने एंट्रेंस दिए थे, इंटरव्यू दिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वालिफाई था उनमें। मतलब आप जो चीज़ें बता रहे हो कि वो आप बचपन से इतने स्मार्ट हो या इतने इंटेलिजेंट हो जो आपने हर चीज़ को इतने जल्दी जल्दी अचीव कर लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं एकदम, अगर मतलब सही बात बताता हूँ तो मैं 12वीं तक ना तो ज़्यादा होशियार, ना ज़्यादा मतलब एकदम बैकवर्ड, मतलब एकदम सिंसियर कैटेगरीज के अंदर था, ना ज़्यादा होशियार, ना एकदम। पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे थे या नहीं थे? एवरेज, ओके। मतलब बट वो होता ना कि एक सिंसियर कैटेगरी है। बिल्कुल बेपरवाह भी नहीं है एग्जाम के प्रति, और बिल्कुल मतलब ये भी नहीं है कि साल भर पढ़ाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब 12th तक ये सब चला। चीटिंग करी क्या आपने कभी? नहीं एग्जाम में? नहीं। माशाल्लाह। तो 12th तक तो यही सब था। हाँ। ग्रेजुएशन तक थोड़ा मतलब पढ़ना शुरू कर दिया था, मतलब ग्रेजुएशन में लगा था कि थोड़ा कुछ पढ़ना चाहिए। फिर ग्रेजुएशन होने के बाद में थोड़ी फिक्र हुई कि अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब आपने केमिस्ट्री फील्ड को क्यों चूज किया? केमिस्ट्री मुझे बचपन से बहुत पसंद थी। बचपन से पसंद थी? मतलब आफ्टर 11th की बात में। माशाल्लाह, क्या बात है। और जैसा कि आपकी मेरे को बॉडी देख के लग रहा है कि आप थोड़ा फिटनेस के प्रति भी थोड़े से कॉन्शियस है, तो ये फिटनेस का भी जो इच्छा है वो आप में कब से आई, जबकि आप तो पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि जो पढ़ाई करने वाला बंदा है एक्चुअल में मेरे को लगता है फिटनेस पे थोड़ा इतना ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई पे ही तवज्जो रहती है उसकी। लेकिन आपने क्या है, पढ़ाई को और अपनी फिटनेस को दोनों को मेंटेन करके रखा हुआ है। इसके बारे में भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइए आप। उसके बारे में तो मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि देखो मेरे को मतलब जिम जाने का शौक था, मतलब थोड़ी हेल्थ के लिए मैं थोड़ा कॉन्शियस था हमेशा से। तो मतलब इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो समझ रहा हूँ मैं। हर आदमी के पास में पढ़ाई करने के सिवा भी और कुछ काम होता है। मतलब अगर एक इंसान दिन भर एक ही काम नहीं कर सकता, उसके पास कुछ ना कुछ हमेशा एक फ्री टाइम मिलता है, तो वो हर आदमी अपने पैशन को देता है। जनरली किसी का पैशन, हर आदमी का पैशन अलग होता है। अपना कोई ना कोई पैशन होता ही है। किसी को बाइक चलाना अच्छा लगता है, किसी को स्विमिंग करना अच्छा लगता है। मेरे को जिम जाना पसंद था, तो बस धीरे धीरे थोड़ा डाइट के प्रति कॉन्शियस था, और बस यही सब चीजें थी। माशाल्लाह। और कोई हॉबी आपकी जो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे आप? और कोई हॉबी तो मैं बताना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई के प्रति जो है वो है कि थोड़ा सा सबको ये है कि मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा फोकस रखना चाहिए अभी आज के टाइम के दौर पे। क्योंकि अभी पढ़ाई की जो अहमियत है वो सबसे ज़्यादा है। देखो कुछ बच्चे आजकल मैंने ऐसे देखे, वो बोलते हैं कि हमें आगे जाके बिजनेस करना है, ठीक है, तो वो बोलते हैं मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं बिजनेस करूंगा। बिजनेस करने के लिए भी तो पढ़ाई जरूरी है। देखो मैं एक ही बात करता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी घास भी ढंग से काटता है। ये बात तो सही। तो ये सबसे जरूरी चीज है कि मतलब आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस की स्टडीज करनी चाहिए, आपको आर्ट्स करना है तो आपकी आर्ट्स की स्टडीज करनी चाहिए, आपको टीचिंग करना है तो टीचिंग, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, हर चीज की एक पढ़ाई होती है, तो आपको उसके अंदर ध्यान रखना चाहिए। कम से कम हम जो जिस फील्ड में आपको इच्छा हो ना, उस फील्ड में तो आदमी को मास्टर बनना ही चाहिए, उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट तो होना ही चाहिए आदमी को।
उस फील्ड के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक बात मैं बताना बताइए चाहता हूँ बताइए। कि जैसे अगर अ, एक जनरल सी बात है कि अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है तो और उसके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो सच बात है कि उसके लिए बहुत हार्ड होगा बिल्कुल कि हार्ड होगा, क्योंकि उसको हर पढ़ाई चीज़ की में कैसा फैसिलिटी। बढ़ाया जाए। लेकिन हाँ। उस बच्चे को मैं ये बात समझाना चाहता हूँ, अगर आपने कैसे ना कैसे मैनेज करके कुछ ना कुछ करके अगर अपनी ज़िंदगी सुधार ली, तो उसको ये बात सोचनी चाहिए कि वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं सुधार रहा है, वो अपनी आने वाली 3 पीढ़ियों की ज़िंदगी सुधार रहा है। क्योंकि एक बच्चा अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा और वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा। तो ये चीज़ डेवलप करना अपने अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नौजवानों को तो बिल्कुल ख़ास तौर पर पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए। नौजवानों को कम से कम एजुकेट तो होना ही चाहिए इंसान को। एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात। कम से कम जो सही और गलत में फ़र्क तो पैदा आना चाहिए ना। माशाल्लाह, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बिलाल भाई। और भी मैं एक चीज़ बात पूछना चाह रहा था थोड़ी, जो राज की बात थी। आप मैरिड हो गई या नहीं हुए? नहीं नहीं, अभी अभी तक नहीं हुए? माशाल्लाह। कब इरादा है? इंशाअल्लाह जब अल्लाह चाहे। माशाल्लाह। अच्छा, दीन के पर्सपेक्टिव से आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ इस्लाम के प्रति कुछ, या मैंने सुना है कि आप मतलब नमाज़ वगैरह की पाबंदी वगैरह है आपकी बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो दीन के माध्यम से या दीन के प्रति कुछ आप बताना चाहते हो तो कुछ बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो मेरे को जो कुछ भी मिला है या जो कुछ भी मेरी शायद है या नहीं है, जो भी है, मतलब जो कुछ भी मिला है मेरे को वो सब अल्लाह की बदौलत है, अल्लाह का बेशक एहसान बेशक है। बेशक बेशक। और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं पढ़ाई में कभी इतना, मतलब शायद मैंने करा हो या पता नहीं जैसा भी करा हो, लेकिन मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाई में कभी ऐसा कर सकूंगा। लेकिन ये अल्लाह का एहसान है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक माशाल्लाह। अल्लाह हर एक चीज़ पर हर एक कादिर चीज़ है। पर कादिर है। अल्लाह का इन एहसान अल्लाह है। शयीन कदीर। जब अल्लाह ने मुझ पर इतने एहसान करे हैं, तो एक इंसान का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने फ़र्ज़ अदा करें, बिल्कुल सही बात है। जिसमें नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ईमान है। फ़राइज़ पे तो पूरा पूरा आदमी को उतरना चाहिए। फ़राइज़ तो उसको छूटने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। माशाल्लाह। तो ये सब चीज़ें हैं। बिलाल भाई, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे जो पहला एपिसोड है, उस पहले एपिसोड की पहली शख्सियत है आप हमारे। ओहो। माशाअल्लाह। और सबसे अच्छी बात तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए बता दूँ, ये हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, इसलिए हम इन्हें पहले एपिसोड में लेके आए हैं। ठीक है। और इसलिए सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर इसमें कोई भी गलती या खामी हो गई है तो उसको इग्नोर कीजिए, और कोई भी अगर इसमें कुछ करेक्शन करना हो तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम अगली वीडियो के अंदर उस चीज़ को सुधार कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।